अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अलमास अफसल एंड होप्स यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी के बारे में। और ये वही टॉपिक हैं जो हमने प्रीवियस दोनों वीडियोस में बहुत ब्रीफली तौर पे कवर कर लिए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें लाजमी तौर पे कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि वही कंसेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप एक जगह पे अच्छे तरीके से उन्हें कवर कर लेंगे तो हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी रिवीजन्स होती जाएंगी। इसमें सबसे पहले एट्रीब्यूशन थ्योरी है, और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में कि ये दो तरह के बिहेव को एक्सप्लेन करती है। इसमें इंटरनल बिहेवियर होता है और एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कितने टेस्ट होते हैं जो एट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस होता है, कॉन्सेंसनेस होता है एंड कंसिस्टेंसी होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये हाई है तो क्या है, अगर लो है तो क्या है। इसी तरह कंसेंसस में क्या होता है कि अगर हाई है तो एक्सटर्नल है, लो है तो इंटरनल है। लेकिन कंसिस्टेंसी में ये चेंज हो जाता है, अगर हाई है तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन लो है तो वो एक्सटर्नल कंसिडर किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे शॉर्ट में ये पूछा जा सकता है कि एट्रीब्यूशन के लिए कितने टेस्ट यूज़ होते हैं, उनके नाम लिखें, तो आपको ये पता होने चाहिए। इसके बाद एट्रीब्यूशन में कौन-कौन से बियासेस यूज़ होते हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर थे, सेल्फ सर्विंग बियास थे, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट थे एंड कल्चरल जो डिफरेंस वगैरह भी इसी में शामिल है। इसके बाद अगर आपने एक दूसरे को जज करना है, यानी कि आप किसी दूसरे को जज करना चाह रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप परसेप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें कि व्हाट वी वांट टू सी, कि हम क्या देखना चाहते हैं। उसके बाद प्रोजेक्शन, यानी कि उन्हें कोई ना कोई काम असाइन करके देखें, प्रोजेक्ट असाइन करके देखें कि वो आपको किस तरह के आउटकम देख रहे हैं। इसके बाद स्टेरियोटाइपिंग, ठीक है, यानी कि ग्रुप आइडेंटिटी की बेस पे आप उन्हें जज करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप दूसरों को जज कर सकते हैं। ये 3 तरीके होते हैं कि आप इस तरह से दूसरों को जज कर सकते हैं। इसके बाद है मिसपरसेप्शन, जिसमें क्या होता है कि जो स्टिमुली होती है वो सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, बट मिस इंटरप्रेटेड होती है, वो मिसपरसेप्शन कहलाती है, यानी कि गलत जजमेंट्स होती हैं जिनके आउटकम्स भी गलत मिलते हैं। इसके बाद लेसन नंबर 12 है, इसमें हम देखेंगे परसेप्शन का डिसीजन मेकिंग के साथ क्या लिंक होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हर डिसीजन जो है वो किसके इक्वल होता है, इंटरप्रिटेशन एंड एवेल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दोनों को ऐड करने के बाद वो चला जाता है परसेप्शन पे, क्योंकि वो परसेप्शन पे डिपेंड हो जाता है। तो इस तरह से आपस में लिंक होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं इन्हें आप एमसीक्यूज के लिए रीड आउट कर लेंगे तो ये बेटर है। इसके बाद रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, यानी कि आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग मॉडल बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना होता है, उसके बाद डिसीजन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है, अपने क्राइटेरिया को कोई भी वेट असाइन करना है, अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना है और बाद में उन्हें वैल्यूएट करना है। उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में कितने स्टेप्स हैं और कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो सेम ऐसी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें असम्पशंस कौन-कौन सी होती हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है। और इसमें कॉस्ट या टाइम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और डिसीजन मेकर जो होते हैं वो लॉजिकल तौर पे ऑफ होते हैं, यानी कि मैक्सिमम पे ऑफ को वो तलाश करते हैं। इसके बाद बाउंड्रीड रैशनैलिटी क्या होती हैं कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को सिंपलीफाई करते हैं और एक अच्छा ऑप्शन जो अच्छा सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन होता है, उसे चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद डिसीजन मेकर्स में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसमें सर्च फॉर लिमिटेड ऑप्शंस, यानी कि जितने भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं उनको सर्च कर सके। और वो जो एक अच्छा ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेप्टेबल वन, यानी कि उन्हें एक्सेप्ट कर सके और स्मॉल चेंजेस को प्रेफर करे, क्योंकि एकदम से चेंज कर देना आपके लिए बग भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कौन-कौन से हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 स्टाइल्स होते हैं, डायरेक्टिव, एनालिटिक, कंसेप्चुअल, बिहेवियर। सेम ऐसी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल कितने हैं और कौन-कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स कौन-कौन से होते हैं, इसमें परफॉर्मेंस वैल्यूड की जाती हैं। रिवार्ड सिस्टम होता है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसकी बुनियाद पे उसे रिवार्ड मिलने चाहिए। रूल्स फॉलो करें, प्रोसीजर्स फॉलो करें, टाइम कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। इसके बाद डिसीजन मेकिंग फेजेस के कितने फेजेस होते हैं, इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स विजिबल होती हैं वो ज़्यादा अटेंशन लेती हैं हमारी, क्योंकि वो हमारे सामने होती हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है लेकिन वो हिडन है तो उसमें हम अटेंशन नहीं दे सकते। इसी तरह अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के अगर हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसके लिए हम सॉल्यूशंस को इंक्रीमेंटल में डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर हमने सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करना है तो उसे हम स्मॉल पीसेस में प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेंगे, देन उसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद लेसन नंबर 13 है, इसमें मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि इनर ड्राइव, ठीक है,
जो कि हमारे गोल्स के बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, हमारे बिहेवियर के मोटिवेशन कहलाते हैं कि मोटिवेट करना। और इसमें एलिमेंट्स होते हैं एफर्ट, यानी कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन हमारी क्या है, और इसमें परसिस्टेंस भी होते हैं, यानी कि हम कितने टाइम तक एफर्ट्स जो हैं वो जारी रख रहे हैं। और यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मोटिवेशन है वो परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होती। परफॉर्मेंस अलग चीज़ है और मोटिवेशन अलग चीज़ है। ये हो सकता है कि आप मोटिवेशन के बुनियाद पे परफॉर्म अच्छा कर लें, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि जो मोटिवेशन और परफॉर्मेंस है ये एक ही चीज़ हो, ये गलत है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दो तरह की होती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो कि आप अपने लिए बिहेवियर करते हैं, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको खुशी महसूस हो रही है किसी काम में, तो ये आपकी अपनी मोटिवेशन होती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ किसी रिवार्ड के लिए, किसी रिजल्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपका बिहेव जो है वो किसी रिवार्ड के लिए है कि आपको इसके बदले में कोई सैलरी मिलेगी, या इसके बदले में आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या फिर आप पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहे हैं। तो ये दो होती हैं इसकी टाइप्स मोटिवेशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी। इसके बाद मेजर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले नीड थ्योरीज की अगर हम बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इनके पॉइंट्स आपने सेम एज इट इज याद करने हैं कि नीड थ्योरीज जो हैं इनमें कितनी टाइप्स की थ्योरीज होती हैं, इसमें कितने लेवल्स होते हैं। इसमें सेकंड आपके पास जो है इसमें तीन नीड्स होती हैं। एग्जिस्टेंस की होती है, रिलेटेडनेस की होती है, और ग्रोथ की नीड होती है। उसके बाद थ्योरी एक्स एंड वाई होती है। इसमें आपके पास थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव भी हो रखती है, लेकिन थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव भी हो रखती है। यानी कि थ्योरी एक्स में क्या होता है कि लोग का काम को डिसलाइक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं, कंट्रोल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन थ्योरी वाई में लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं और वर्क को पसंद करते हैं। थ्योरीज ये भी इसी तरह होती है जिसमें मैनेजमेंट स्टाइल वगैरह देखे जाते हैं। तो ये जो थ्योरीज है हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये नीड थ्योरीज हैं। कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नीड थ्योरीज कौन कौन सी हैं, तो ये जितनी भी हमने थ्योरीज डिस्कस की हैं ये नीड थ्योरीज हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने डेवलप की हैं या किसकी थ्योरीज हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे। एफर्ट करेंगे तो हमें परफॉर्मेंस पे यकीन होगा कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेंट थ्योरी कहलाती है। इसके बाद इक्वालिटी थ्योरी का मतलब क्या होता है कि फेयरनेस पे फोकस करना। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने इनपुट को, अपने आउटपुट रेशो को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो देखते हैं कि क्या ये इक्वल हैं कि नहीं है। अगर तो अनइक्वल हैं तो उनके लिए टेंशन बन जाता है, तो बाद में अपने बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। इसके बाद प्रोसीजरल जस्टिस थ्योरी में क्या होता है कि जो मोटिवेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि जो रिवार्ड्स मिल रहे हैं या फिर जो डिसीजंस हो रहे हैं वो फेयर भी हैं कि नहीं है, यानी कि तमाम लोगों के हकूक बिल्कुल फेयरली तौर पे मुकम्मल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी नीड, यानी किसी भी काम की नीड होती है। बाद में टेंशन लेते हैं, उसके बाद एफर्ट शुरू होती है, उसके बाद गोल अचीवमेंट, नीड सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस टेंशन के एंड पे जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये मोटिवेशन प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट में बात करें जो थ्योरीज हैं, नीड थ्योरीज और बाकी जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें मैस्लो की एक थ्योरी है जिसमें 5 तरह की ज़रूरियात होती हैं। ER थ्योरी है जिसमें 3 नीड्स होती हैं। इसके बाद हमने एक्स वाई थ्योरी देखी, थ्योरी सी देखी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखी, इक्वालिटी एंड प्रोसीजरल जस्टिस। ठीक है, अगर तो ये शॉर्ट में आता है तो आपको इन थ्योरीज के नाम पता होने चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको फर्दर इनके पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि इन्हें फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके बाद लेसन नंबर 14 है, इसमें मजीद मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर। इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर ये जितनी भी थ्योरीज हैं इनके नाम आपको लाजमी तौर पे पता होने चाहिए। अगर ये लॉन्ग में आया तब भी ये सब्जेक्ट जो है इसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि थ्योरी बेस है। तो इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसमें भी सिर्फ वो आपसे इतना ही कहते हैं कि इनके नाम जो है वो लिस्ट डाउन कर दें। तो इन थ्योरीज के नाम जो है आपको पता होना चाहिए। गोल सेटिंग थ्योरी है, इक्वालिटी थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको लाजमी तौर पर पता होने चाहिए। इसके बाद लेसन नंबर 15 और 16 में जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज कर दी गई हैं, रिपीट कर दी गई हैं। तो वो जो रिव्यू है वो आपने खुद रीड आउट कर लेना अपने हैंडआउट्स में से। इसके बाद लेसन नंबर 17 है फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलके वर्क करते हैं, वो ग्रुप कहलाता है। इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कि मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, और इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं कि अगर आपने ग्रुप को डेवलप करना है तो आप किस तरह से करेंगे।
यानी कि अगर आप एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, मॉडल करना चाह रहे हैं, तो उसमें कितने स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह ग्रुप को डेवलप कर सकते हैं, उसके कितने स्टेजेस हैं और कौन कौन से हैं। इसके बाद फैक्टर्स कौन से हैं जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें रोल परसेप्शन है कि जो मेंबर्स हैं वो कैसा रोल परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्म्स क्या है, स्टेटस क्या है, साइज क्या है और कोहेसिवनेस क्या है। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेसन नंबर 18 यानी कि मिड टर्म के सिलेबस का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे टीम्स के बारे में कि टीम्स क्या है। टीम का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ही होता है, लेकिन ग्रुप और टीम ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्या ग्रुप और टीम जो है वो सिमिलर हैं, तो ये सिमिलर नहीं है। ग्रुप और चीज़ होती है, टीम और चीज़ होती है। क्योंकि ग्रुप का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टीम का मतलब क्या होता है कि मुकम्मल एक ग्रुप, ठीक है, जो हायर इंडिपेंडेंस होते हैं और मिलके अपना काम करते हैं, पर्पस को शेयर करते हैं और इनकी कॉमन डेस्टिनी होती है। और जो टीम्स होती हैं वो यूजुअली तौर पे इंडिविजुअल्स की निस्बत बेहतर होती हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्किल्स होती हैं, जजमेंट होती हैं और एक्सपीरियंस शामिल होते हैं। इसके बाद कौन कौन से ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इफेक्टिव टीम के, इसमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस में होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है मेंबर्स की, मेंबर्स जो हैं वो एक्टिवली तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं, गुड लिसनिंग होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग यानी कि दूसरे को अच्छे तरीके से सुनते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव तौर पे हैंडल करते हैं, फेयर डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनमें से 5-6 लास्ट में आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीम इफेक्टिवनेस के। कौन से फैक्टर्स हैं जो टीम के इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें वर्क का डिज़ाइन और कॉम्पोजिशन, कंटेक्स्ट एंड प्रोसेस वेरिएबल्स जो हैं ये टीम इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीम की कितनी टाइप्स होती हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसमें 5 से 12 एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सेल्फ मैनेज टीम जो कि मैनेज करने का काम करती हैं, हैंडल करती हैं प्लानिंग को, जो भी डिसीजंस वगैरह किए गए होते हैं उन्हें हैंडल करने का काम करती हैं। इसमें 10 से 15 एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 5 से 12 एम्प्लॉयज़ किस में होते हैं या फिर 10 to 15 एम्प्लॉयज़ किस टीम में होते हैं। इस तरह से भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज से होते हैं। लेकिन वर्चुअल टीम्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशन से लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर इकट्ठे हैं जैसे कि जूम पे या ईमेल पे, तो वो वर्चुअल टीम्स कहलाती हैं। इसके बाद कन्फ्लिक्ट्स इन टीम, तो जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं यानी कि ऑल कन्फ्लिक्ट जो हैं वो बैड नहीं हो सकते, बुरे भी नहीं हो सकते। जैसे कि रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट है वो हार्मफुल हो सकता है क्योंकि वो टेंशन क्रिएट कर देता है, लेकिन टास्क जो कन्फ्लिक्ट है ये यूजफुल होता है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इंप्रूव होता है और जो ग्रुप थिंकिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तक मिड टर्म का सिलेबस फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक क्लास में कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।